गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट इतिहास का शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत अब मैं आज आपके सामने लेके आ रही हूँ उपचारात्मक शिक्षण। इसके पहले की वीडियोस में हम उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, इतिहास शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण परीक्षा और अब कर चुके हैं और अब हम देखेंगे उपचारात्मक परीक्षण क्या है। निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त बालक की कठिनाइयों का स्तर, यानी कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या त्रुटियां बालक करता है, किस प्रकार की उसको समस्याएं आती हैं, उनको हम निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से उनका पता लगाते हैं और फिर उनमें सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अर्थात कि बालक की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से समाप्त करने का या उन पे बालक का अधिकार स्थापित करवाने हेतु शिक्षण कार्य किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की जहाँ तक बात आती है तो उपचारात्मक शिक्षण की विधियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विधि है अनुवर्ग शिक्षण विधि। अनुवर्ग शिक्षण विधि, जिसको कि हम ट्यूटोरियल क्लासेस भी कहते हैं, इसमें कक्षा को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह को व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक के द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, अर्थात कि बालक की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अर्थात इसको अनुवर्ग शिक्षण विधि कहते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कक्षा को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है और फिर उस पर एक एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें शिक्षक के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है या उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझा जाता है और फिर उनके निदान के लिए, उनके उपचार के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयास किए जाते हैं और ये प्रयास तब तक किए जाते हैं जब तक बालक की उन त्रुटियों में सुधार नहीं हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है स्वामित्व अधिगम आव्यूह। स्वामित्व अधिगम आव्यूह से क्या मतलब हुआ कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि बालक का किसी चीज पे स्वामित्व स्थापित हो जाना या किसी चीज को बहुत आत्मविश्वास के साथ किसी भी तथ्यों को, विषय वस्तु को समझ ले और उसका जो परीक्षा या जो भी प्रतिक्रिया है वो आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित कर सके या प्रतिक्रिया दे सके। अब इस आव्यूह रचना के अंदर क्या किया जाता है, ये कैसे निर्मित की जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज पहला क्या है, पाठ्यक्रम। अब सबसे पहली चीज जो ये है पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है, यानी कि इसको पहले सरल बनाने के लिए अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक इकाई का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि हर इकाई का ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है कि इसमें क्या चीज बालक को सिखाई जाएगी और क्या चीज बालक अर्जित करेगा। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि जब हम स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास ये किए जाते हैं या हर एक इकाई के लिए ये प्रयास किए जाते हैं कि बालक का जो प्रतिक्रिया है वो 80 से 85% तक आनी चाहिए। अर्थात कि जो भी प्रश्न पत्र बालक को दिए जाते हैं वो प्रत्येक इकाई के अंतर्गत बालक हर इकाई के जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनमें से 80 से 85% प्रश्नों को हल कर ले और सही हल कर ले। हल करने का मतलब ये नहीं है कि खाली हल कर दिया और उसमें कोई गलत भी है तो भी उसको मान लेंगे, वो नहीं। सही हल कर ले, यानी कि सही उत्तर उनके वो लिख दे, उसको स्वामित्व निर्माण या स्वामित्व की प्राप्ति का
प्रयास कहा जाता है। अर्थात कि इस आव्यूह जो रचना की जाती है उसमें सबसे पहले इकाई को अलग अलग पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांटा जाता है। उसके बाद हर इकाई के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद में 80 से 85% प्रश्नों को हल कर ले ऐसे प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद जब ये 80 से 85% के प्रयास की जहाँ बात आती है तो यहाँ पर जो है वो अब होता है सामूहिक शिक्षण, यानी कि प्रत्येक इकाई का सामूहिक शिक्षण कार्य किया जाता है। अर्थात अब यहाँ पर बालक को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत ट्यूशन या नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्योंकि सामूहिक शिक्षण किया जाता है, यानी कि अब दोबारा पुनः सामूहिक शिक्षण किया जाता है और फिर इस शिक्षण के बाद में निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। निष्पत्ति परीक्षण लिया जाता है, इसके परिणामों को देखा जाता है, जांचा जाता है और फिर इसमें ये तय किया जाता है कि बालक ने कितना सही मतलब कितने सही हक किए हैं और कितने सही नहीं किए और फिर बाद में यहाँ पर स्वामित्व को जांचा जाता है। यानी कि इस निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा किसको जांचा जाता है? स्वामित्व को जानने के बाद फिर पुनः निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से पुनः उपचार किया जाता है और बालक को स्वामित्व स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है और पुनः फिर निष्पत्ति परीक्षण लिया जाता है। स्वामित्व अधिगम आव्यूह रचना को एक बार पुनः समझें कि इसमें पहले तो एक इकाई को पूरे पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांटा जाता है, उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और ये तय किया जाता है कि हरेक का मतलब कि पहले ही ये तय किया जाता है कि हरेक की जो उपलब्धि है बालक की वो 80 से 85% होनी चाहिए। अर्थात कि बालक 80 से 85% जितने भी उस इकाई से संबंधित प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर ले। जब ये सब निर्णय कर लिया जाता है उसके बाद शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। अर्थात अब सामूहिक शिक्षण किया जाता है। शिक्षण कार्य के बाद ऑब्वियसली निष्पत्ति परीक्षण लिया जाता है, उपलब्धि परीक्षण स्थापित किया जाता है, बालक उसको हल करता है और उसमें स्वामित्व की सीमा को जांचा जाता है। उसके आधार पर जो बालक की कठिनाइयां या त्रुटियां हैं उनको देखकर और निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है और उसके आधार पर वास्तविक त्रुटि और कमियों का पता लगाया जाता है और फिर उनके आधार पर पुनः उपचारात्मक शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है और स्वामित्व को जांचकर और पुनः उनका निष्पत्ति परीक्षण लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी बात आती है इसमें आती है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या कार्य होता है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में भी यहाँ पर भी वही है कि विषय वस्तु को छोटे भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को एक साथ बालक के सामने नहीं रखा जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और हर भाग को एक फ्रेम के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। बालक के सामने एक एक फ्रेम करके रखी जाती है। जब बालक इस फ्रेम का सही उत्तर, सही जानकारी जितनी भी है वो सही प्रतिक्रिया प्रदान कर देता है, उसके बाद यानी कि जब तक ये पूरी नहीं होती है तब तक कोई दूसरी प्रतिक्रिया या तब तक कोई भी दूसरा उद्दीपक सामने नहीं आएगा। इसीलिए पहले इसको पूर्ण करेगा, उसके बाद पुनर्पलन के दृष्टिकोण से या मोटिवेशन के हिसाब से इसके बाद आती है सेकंड फ्रेम को इसके बाद रखा जाएगा। उसके बाद ये सब सही हल कर लेगा, उसके बाद थर्ड फ्रेम को रखा जाएगा और ये कर लेने के बाद फोर्थ फ्रेम को बालक के सामने रखा जाएगा और इस आधार पर बालक का संपूर्ण स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें संपूर्ण क्रियाएं व्यक्तिगत होती हैं, यानी कि इसमें सभी फ्रेम में बालक व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है, इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति साथ में नहीं होता है। पर परीक्षण का नियंत्रण
शिक्षक के हाथ में। शिक्षक के हाथ में कैसे होता है कि जब एक फ्रेम कंप्लीट होती है तभी शिक्षक के द्वारा दूसरी फ्रेम सामने रखी जाती है। अर्थात कि अभिक्रमिक अनुदेशन में संपूर्ण विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांट के एक एक फ्रेम के अंदर संकलित किया जाता है और एक एक फ्रेम करके बालक के सामने रखी जाती है, जो बालक व्यक्तिगत रूप से इसको हल करता है। इसको हल कर लेने के बाद फिर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के रूप में दूसरी फ्रेम बालक के सामने रखी जाती है और ये कार्य शिक्षक के हाथ में होता है। कार्य व्यक्तिगत रूप से बालक करता है लेकिन नियंत्रण शिक्षक का होता है। इसके बाद आता है समायोजन। अभिक्रमिक अनुदेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत कई बार होता है कि कुछ बालक इस प्रक्रिया में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक एक फ्रेम के माध्यम से जो शिक्षण कार्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, कई बार बालक इस प्रक्रिया से समायोजित नहीं कर पाते हैं, उस कार्य को सरलता से हल नहीं कर पाते। तो ऐसे में शिक्षक के लिए अनिवार्य हो जाता है कि पहले वो बालक में समायोजन की प्रवृत्ति का विकास करे, अर्थात पहले उसे समायोजन करना सिखाए। अतः इस स्टेप पर आकर शिक्षक जो इस विधि का उपयोग है, इस विधि के माध्यम से बालक में समायोजन कर लेने की योग्यता का विकास करता है, क्योंकि समायोजन की सबसे अहम चीज है कि जब बालक समायोजन कर लेता है तो समस्त त्रुटियां, समस्त कमियां, समस्त गलतियों को वो सहजता से खत्म कर सकता है, उन पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है कि इसका निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण भी अपने आप में एक अहम बात है। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इसके निर्माण में सबसे पहली जो बात आती है वो बालक की त्रुटियों का विश्लेषण, यानी कि इसको समझा जाए तो सबसे पहले बालक की त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है कि वो किस प्रकार की कौन कौन सी त्रुटियां करता है। दो बालक एक जैसी त्रुटियां करते हैं लेकिन उन दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो पहले तो इसका विश्लेषण करना कि कौन सी त्रुटि करते हैं और इसके पीछे के कारण क्या है। उसके बाद में त्रुटि के आधार पर विधि निर्धारित करना कि बालक किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है और इस त्रुटि को सुधार करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी, वो विधि का निर्धारण किया जाएगा। और फिर उसके बाद में निदानात्मक प्रयास किए जाएंगे और जितनी भी उसकी त्रुटियां हैं उसके रोकथाम के समस्त उपायों को यहाँ पर अपनाया जाए। उसके बाद सावधानियां, क्योंकि ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि एक समय था जब बालक कुछ भी गलती कर रहा है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व तो एक बालक पर होता था कि वो नहीं कर रहा है, उसकी अपनी गलती, वो लापरवाह है, वो नहीं कर सकता है। जैसे वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो स्पेलिंग मिस्टेक में सारी गलती बच्चे की होगी कि उसको आता ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहता, सीखना ही नहीं चाहता, ध्यान नहीं देता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में मनोविज्ञान की अनुसंधानों ने मनोविज्ञान का जब जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ वैसे वैसे ये बात स्पष्ट होने लगी कि बालक, हर चीज के लिए बालक उत्तरदायी नहीं होता है, सिखाने वाला भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। अतः उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रचलन में आने लगी। अब यहाँ ये कहा जाता है कि जब एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कर रहा है, तो ऐसे में उसे कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की गलती ना करे और जिस उद्देश्य से उपचारात्मक शिक्षण कार्य को लागू किया गया है या अपनाया गया है उस लक्ष्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि मंद बुद्धि बालकों के ऊपर ही इसका आयोजन अपनाया जाए। प्रखर बुद्धि बालकों पर अगर इसको अपनाया गया तो उसका कोई परिणाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही उनको कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसीलिए मंद बुद्धि बालकों में ही उनकी समस्या होती है, त्रुटियां वही करते हैं। तो उनकी इस मंद बुद्धि के कारण होने वाली त्रुटियों या कमियों में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। फिर है छात्रों के गलतियों, गलत आदतों में सुधार। ये जो अधिकांश रूप से प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं उनमें गलत आदतें, वो बालक गलत आदतें अपना लेते हैं, उन बालकों के लिए सुधारात्मक
प्रक्रिया के दृष्टिकोण से उनके लिए उस हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। किसी त्रुटि या गलती के लिए नहीं, बल्कि उनकी गलत आदतों के सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार योजना में बदलाव। आप योजना उपचारात्मक शिक्षण से कार्य कर रहे हैं, उसकी योजना को आपने लागू किया है, आप उस पर निरंतर रूप से काम किए जा रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि इससे परिणाम निकलकर नहीं आने वाले हैं, तो समय रहते ही योजना में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो योजना पहले बना ली गई है अब उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता, अर्थात लचीलापन इसमें होना अनिवार्य है। उसके बाद में आवश्यकता छात्र के अनुसार, मतलब कि हर छात्र का, प्रत्येक छात्र का ग्राफ और चार्ट बनना चाहिए, अर्थात कि उसकी प्रगति कितनी है, पहले यहाँ थी तो अब उसके बढ़ के ऊपर हुई है या नीचे हुई है, इस तरह से उसके ग्राफ को निर्धारित करना और उसकी हर प्रगति के चार्ट का निर्माण करना कि उसने जैसे खेल में कितनी प्रगति करी है, शिक्षण में जैसे गणित विषय में कितनी प्रगति करी है, अंग्रेजी में कितनी प्रगति करी है, अर्थात एक एक चार्ट और ग्राफ हर बालक का व्यक्तिगत बनना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि संपूर्ण कक्षा का जैसे एक एग्जामिनेशन शीट बना, रिजल्ट शीट बना दी जाती है, ऐसे ही बना दिया जाए, ऐसा नहीं है, हर बालक का व्यक्तिगत बनना चाहिए। उसके बाद में है प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहन। बालक के सही कार्य किए जाने पर उसे प्रशंसा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद में है बालक को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, रोचक बनाने के लिए आकर्षक सहायक सामग्री और शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी आकर्षक सहायक सामग्री और जितनी अच्छी शिक्षण विधि होगी बालक और उतने ही उत्साह से और उतनी ही रुचि से शिक्षण में भाग लेगा। अतः आकर्षक सहायक सामग्री और शिक्षण विधि का होना अनिवार्य है, इसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में अध्ययन सामग्री कमजोर छात्रों को उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जो भी अधिगम सामग्री है जो निर्माण की जा रही है शिक्षक के माध्यम से, वो कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय में अध्ययन है तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए या उन्हें दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है कक्षा में जो पढ़ा दिया सुन लिया बालक ने और तो कॉपी में जितना नोट कर लिया वहीं तक सीमित रह गया, ऐसा नहीं है। उसे उपलब्ध छात्र को अध्ययन के लिए दी जानी चाहिए विशेष रूप से। उसके बाद में भविष्य में त्रुटि ना करे इसकी समस्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, अर्थात योजना में इस प्रकार के प्रबंध किए जाने चाहिए कि बालक भविष्य में पुनः किसी प्रकार की त्रुटि ना करे, समस्त त्रुटियों का निवारण हो जाए या त्रुटि से पहले उसे पता चल जाए कि वो गलती मैं कर रहा हूँ तो वो उसमें सुधार कर ले, ऐसे प्रबंध किए जाने चाहिए। अर्थात उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से बालकों में जितनी भी त्रुटियां, कमियां या कमजोरियां हैं उनका निवारण किया जा सकता है और एक शिक्षक होने के नाते इसका आवश्यक रूप से वर्तमान में आपको उपयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आधार पर आपको एक प्रश्न हल करना है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उसके विधियां, निर्माण के प्रक्रिया और सावधानियों का उल्लेख कीजिए।